नमस्कार साथियों। हम लोग हिस्ट्री अपने क्वेश्चंस के माध्यम से तैयार कर रहे थे और हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स उस पर कवर कर लिए हैं। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और अभी हम यूरोपीय जो भारत में आ रहे हैं उन्हीं पे सवाल हल कर रहे हैं। और आज हमारा लगभग ये वाला जो पोर्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यूरोपीय जो आते हैं भारत में उनकी क्या नीतियाँ रहती हैं उन सब पर सवाल रहेंगे। ज़्यादातर ये अंग्रेज और फ्रांस के की जो पॉलिसियां रही हैं भारत में उसके इर्द गिर्द रहेंगे अब जो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी जो देख लेते हैं और यूरोपीय संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस हमारे आयोग में पूछे गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सवाल पूछा गया, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, फ्रांसीसी जो कंपनी बनी थी वो 1664 बनी थी। आई थिंक मैंने कहीं पिछले लेक्चरों में 1684 या 94 बोल दिया था, थोड़ा सा गलत हो गया था वहां पर, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। 1664 में फ्रांस में जो शासन चल रहा है इस समय लुई 16वां का चल रहा है, सॉरी लुई 14th जो लुई है उनका चल रहा है। और इनके एक मंत्री होते हैं काल्वर्ट को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो लुई जो 14 होते हैं वो बार बार कहते हैं कि अंग्रेज बहुत आगे बढ़ रहे हैं, फ्रांसीसियों को भी कुछ करना चाहिए। तो लगातार फ्रांसीसी इस पर प्रयास करते हैं और अपने जो मंत्री होते हैं उनसे सलाह मांगते हैं। तो मंत्री कहते हैं कि जहाँ अंग्रेज जा रहे हैं हमें उनके जस्ट प्रतिद्वंदी के रूप में वहां जाना चाहिए और अंग्रेजों की जो सत्ता है उसको चैलेंज करना चाहिए। तो ये इन दोनों की मिली भगत चल रही है और इसी मिली भगत में ये भारत में जो अंग्रेज आ रहे हैं तो उसी के जस्ट पीछे पीछे फ्रांसीसी भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि फ्रांसीसी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित करते हैं। तो आपको मैंने बताया था 1613 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जहांगीर के कहने पर सूरत में स्थापित किया था, पहला स्थायी कारखाना। ठीक है, अस्थाई जो उनका कारखाना था वो उन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो स्थायी वाला सूरत में किया था, तो इसी को फॉलो करते हुए इन्होंने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, इन्होंने भी अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कब स्थापित किया था, सूरत में। पुर्तगालियों ने कहाँ किया था, तो कोचीन में। और अंग्रेजों ने कहाँ किया था, सूरत में। तो ये थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रांस की, वो स्थापित हुई थी, तो मैंने आपको बताया था 1664 में काल्वर्ट इस बात की बात करते हैं और जो इनके मंत्री होते हैं लुई 14 के, ये इसकी बात करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज गए हुए हैं, हमको भी एक कंपनी भेजना चाहिए। तो राज्य सरकार जो यहाँ की होती है, मतलब जो लुई 14 की जो सरकार है वो अपने खुद वित्त से, मतलब राज्य सरकार अपने खुद वेतन से एक कंपनी बनाती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से उसको यहाँ पर भारत में भेजती है। तो ये किस शासनकाल में हुआ था, लुई 14। लुई 13 तक भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों से विवाद चल ही रहे थे। और आप देखेंगे लुई 14 जो है ये भी महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। लुई 15 में धीरे धीरे फ्रांस में चीजें बढ़ने लगती हैं। लुई 16 में तो फ्रांस की क्रांति हो जाती है 1789 में, है ना। इनकी पत्नी होती है, जब लोग जाते हैं कहते हैं कि फ्रांस मर रहा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इनकी पत्नी कहती है अच्छा खाने के लिए रोटी नहीं है तो आप केक क्यों नहीं खाते। तो इस प्रकार की बात समझते हैं, मतलब जिनको बिल्कुल नहीं पता होता कि जो रोटी नहीं खा सकता वो केक क्या खाएगा। इस प्रकार के लुई 16 में बातचीत चलती है। फिर 1789 में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है फ्रांस की। ठीक है, और उस क्रांति में बंधुता की बात की जाती है। वो बंधुता जो है हम लोग भी अपने संविधान में लाते हैं। ठीक है, उसी बात फ्रांस की क्रांति से। तो लुई 14 के शासनकाल में जो कंपनी थी वो स्थापित हुई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किससे स्थापित हुई थी, राज्य सरकार का जो खुद का सरकार का जो वित्त था उसी से इसको स्थापित की गई थी, यानी एक तरीके की सरकारी कंपनी थी।
शेयर होल्डिंग नहीं थी, ठीक है ना, शेयर होल्डिंग कंपनी नहीं थी, ये खुद अपनी सरकार की कंपनी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार ने समय समय पर प्रवेश किया। तो देखिए क्रम बताना है कि कौन सी यूरोपीय शक्ति कब आई थी। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके अगर क्रम आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं तो आई थिंक डच आए थे या डेन्स आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, और उसके बाद आपके अंग्रेज आए थे और फिर आपके फ्रांसीसी आए थे, ठीक है, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है, अंग्रेज के बीच में यहाँ डेन्स भी रहता है, डेन्स भी आते हैं। तो यहाँ पर अगर क्रम देख लें तो सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, तो 3 नंबर पे ये होना चाहिए, तो सबसे पहले 3 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर मैं जो आपको बोल रहा था डच हैं, और फिर अंग्रेज, और फिर फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में डेन्स भी आए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डेन्स या इसको डेनिस भी बोलते हैं। तो पांडिचेरी और गोवा, गोवा पे सबसे पहले कब्जा किसने किया था, तो मैंने आपको बताया था 1510 ईस्वी में, जब अल्बुकर्क करके जो पुर्तगाली वायसराय आया था, उसने पुर्तगाली को अपनी मिसाल दिखाई और अपना जो क्षमता थी उसके बारे में बताया और गोवा को जीत कर दिखाया उसने, ठीक है, और पुर्तगालियों की वास्तविक जो शक्ति को बढ़ाया था उसने अल्बुकर्क ही था, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने गोवा बढ़ाया, पुर्तगालीज के पास गोवा था, पांडिचेरी फ्रांस के पास था, ठीक है। और तो आप जरा मैच कर लीजिए, गोवा पुर्तगालीज में है तो बी का जो थर्ड हो जाएगा, तो बी का ये थर्ड हो जाएगा, और जो आपके ट्रैंकोबार है ये डेन ने बसाया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है डेन्स ने क्या बसाया था, ट्रैंकोबार। यहाँ बहुत अच्छी इमारतें हैं, आपको जाना चाहिए घूमने, ठीक है, और आप सर्च भी कर सकते हैं। और सतरास जो है वो डच ने बसाया था, ये भी बहुत अच्छी जगह पर है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। तो गोवा जो है पुर्तगालीज के कब्जे में था और पांडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था, ठीक है। ये आपको मतलब इसमें सवाल जो है ना वो फ्रांस और पुर्तगालीज को देखकर ही पूछा गया था, इसलिए आपको उन 2 आंसरों से ही शेष जो है वो आंसर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लुई 14 था उसने अपने शासनकाल में 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी, और उसका जो मंत्री था काल्वर्ट, उसने ये बात कही थी और अपने जो महाराज थे उनको ये सलाह दी थी कि हमको भी अंग्रेजों की तरह दूसरे देशों में जाना चाहिए और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी आंसर हो जाएगा, काल्वर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो देखिए थोड़ा डच भी, ठीक है ना, डच पुर्तगालियों के बाद आते हैं, तो पुर्तगाली धीरे धीरे बंगाल में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, बंगाल में आते हैं और कासिम बाजार जैसी जगह पर अपनी एक थोड़ा सा अस्थायी फैक्ट्री टाइप की बनाते हैं, और तो जो डच होते हैं वो भी फॉलो कर ही रहे होते हैं कि यूरोपीय शक्तियां कहाँ जा रही हैं तो हम भी वहीं जाएंगे, तो डच भी जाते हैं। तो डच एक स्थान बनाते हैं चिंसुरा, ठीक है, तो चिंसुरा वो क्षेत्र है, चिंसुरा इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, चिंसुरा क्षेत्र को वो वहां पर अपना कारखाना स्थापित करते हैं बंगाल में, ठीक है, तो बंगाल में अपना कारखाना स्थापित करते हैं। तो ये याद रखिएगा चिंसुरा नामक स्थान पर। और अगर थोड़ा सा देखें तो डचों ने हुगली में भी एक छोटी सी फैक्ट्री अपनी बना के रखी थी, अपना कारखाना बना के रखा हुआ था, ठीक है। और अगर कभी मान लीजिए डच पूछा गया कि पहली फैक्ट्री कब बनाई थी, तो डचों की पहली फैक्ट्री जो है ना पीपली नामक गांव में बनी थी, और ये बंगाल में ये भी है। तो समझ रहे हैं बंगाल अब क्षेत्र बनता जा रहा है, यूरोपीय जो व्यापारी हैं वो अब धीरे धीरे बंगाल की ओर प्रवेश कर चुके हैं। अंग्रेज तो यहाँ पर अब आने वाले हैं, ठीक है, अंग्रेज के बाद फिर फ्रांस भी यहाँ पर आएगा।
आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है। आप कहीं भी किसी भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी हो और इवन यूपीएससी में भी इस टाइप का अफीम की उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर था? देखिए भारत में यहाँ पर जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सोरा और अफीम बड़ा फेमस था, है ना। तो अंग्रेज इसका भी व्यापार करते थे। तो कहाँ पर फेमस था? बिहार। तो इसका आंसर आप बिल्कुल रट लीजिएगा, बिहार। बीपीएससी का भी पैट क्वेश्चन है, वहां ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाए एक्सला की जो संधि है वो कौन सा इसमें कथन सही है, उस पर चर्चा करना है, वो जरा हमको यहाँ पर देखना है। तो मैंने आपको बताया था एक्सला जो है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जब कर्नाटक युद्ध हो रहे थे, और मैंने आपको एक ही संधि का नाम बताया था, एक्सला इसलिए बताया था क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ये। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें ये संधि बनी थी। 1746 से लेकर 1748 तक जो प्रथम युद्ध हुआ था कर्नाटक का, उसको हम कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहते हैं, और इसकी जो संधि होती है वो एक्सला की संधि कहलाती है। इसके तहत क्या हुआ था कि देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है आज? बंगलौर। उस समय कर्नाटक जो पूरा वो क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मद्रास वाला क्षेत्र है, चेन्नई वाला क्षेत्र, वो भी इसमें कुछ हिस्सा उसको शामिल रहता था। तो मद्रास में जो सत्ता की आपस में सत्ता के लिए आपस में राजा महाराजा जो उनके पारिवारिक थे वो लड़ रहे थे। इसका फायदा फ्रांसीसियों ने उठाया। यहाँ पर अंग्रेज थे, तो फ्रांसीसियों ने सोचा कि अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। ठीक है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जो जहाज होते हैं उस पर कब्जा किया, तो ये पहला कारण बना उनके कर्नाटक युद्ध को चालू करने का। और फिर उसके बाद फ्रांस अंग्रेजों को चकमा देने के लिए यहाँ पर मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या होता है? एक्सला की संधि होती है। इस संधि के माध्यम से जो मद्रास है वो अंग्रेजों को वापस दे दिया जाता है, और प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो इसका जो कथन है वो सी ऑप्शन होगा, दोनों इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के कारण समाप्त हुआ था। और अगर आपको सन भी याद रह जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप याद रख लीजिएगा इसको, 1746 से 1748। बस आप ये समझ लीजिए 1757 प्लासी का युद्ध आपको याद रहेगा। ठीक 10 साल पहले ये घटनाएं हो रही हैं। धीरे धीरे फ्रांस को अंग्रेज हरा देंगे और भारत में पूरी तरीके से अंग्रेजों का अब कब्जा होने वाला है। यहाँ देखिए अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे। तो इसमें पहले देखिए बंगाल से धन और जनशक्ति का मिलना। तो आपको पता है 1757 में प्लासी हुआ था, 1764 में बक्सर हुआ था। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि बहुत बड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खेती होती थी और बहुत अच्छी फसल मिलती थी, है ना, बहुत अच्छी फसल होती थी यहाँ पर। तो इससे ये होता था कि आप कर बड़ा अच्छा मिल जाता था। तो जब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई और साथ में लोग भी मिल गए, तो इससे ये होने लगा कि अंग्रेज और भी मजबूत हो गए, और अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत तो बेहतर थी ही, है ना, अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत बेहतर थी। तो इसका भी आंसर जो है ना वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में, मतलब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले, व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए। तो आपको पता है 1947 तक तो हमारे अंग्रेजी थे। तो अंग्रेजों ने लास्ट में जिसको हराया होगा वो लास्ट आया होगा। तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे 1664 में। ठीक है, इसके बाद फिर लड़ाइयाँ आपस में चलती हैं अंग्रेजों की फ्रांसीसियों की, और लास्ट में आप देखेंगे कि सब 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है, मतलब यूरोप के क्षेत्र में। तो उसके बाद से फ्रांस जो है पूरी तरीके से शांत हो जाता है, और अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से भारत पे हावी हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, ये कथन आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये कभी इसको 2-3 बार पूछा गया है।
उन्होंने कहा था कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कंपनी में बहुत सारी चीजें, मतलब मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है, और इसलिए नहीं मैनेजमेंट ठीक चल रहा है क्योंकि ये मैनेज है नहीं। इस प्रकार की बात की थी, लॉर्ड मैकाले ने कहा था। ठीक है, ये मैकाले जो है, ये इन्होंने कहा था। ये मैकाले आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो 1834 के समय आएंगे। इन्होंने आईपीसी भारत की बताई, आईपीसी भारत की 1860 में आई थी, तो ये सब उन्होंने बनाया था। ठीक है, और अंग्रेजों की जो अंग्रेजी शिक्षा देने की जो नीति थी वो भी मैकाले के दिमाग की उपज थी। इसने कहा था कि भारतीयों के दिमाग पर कब्जा करो, ये वही मैकाले हैं। ठीक है, बहुत बुद्धिमान आदमी थे, और ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यहाँ चलते हैं, एक जरा से सेंटेंस को जरा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये यूपीएससी में पूछा गया था। जरा देखिए कितने अच्छे से सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है, भूमि राजस्व का मूल्यांकन जो है ना, मृदा का कैसा स्वरूप है, उपज कैसी होती, उसके आधार पर भूमि राजस्व यानी कर लगाया जाएगा। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ठीक है, और तंबाकू लाल मिर्च की खेती। तो आपको मैं पहले एक चीज बता दूं, और इसमें पूछ रहा है कि वो अंग्रेजों ने भारत को इसमें से क्या दिया। तो तंबाकू लाल मिर्च की खेती ये तो लाए थे हमारे पुर्तगाली। ठीक है, तो आंसर जो है 3 नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो जो मुगल काल था उसमें इन तोपों का उपयोग किया जाता था। इन तोपों का प्रयोग किया जाता था मुगल काल में, और एक बहुत बड़ा आयुध कारखाना स्वयं अकबर के पास था, और बाबर के समय भी ये तोपों का प्रयोग किया जाता था। तो यानी ये भी पहले से भारत में था, मुगल काल में। ठीक है ना, तो ये अंग्रेज नहीं लाए थे, तो ये भी आपको पता हो गया। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर, तो आपको पता है शेरशाह सूरी जब आए थे, शेरशाह सूरी, तो उन्होंने कई प्रकार से एक वैज्ञानिक विधि बनाई थी कि भूमि का मापन किया जाएगा वैज्ञानिक विधि से, और उपज के आधार पर बाकायदा कर लिया जाएगा। फिर बाद में आपने देखा होगा टोडरमल की नीति आई थी, टोडरमल, ठीक है ना, अकबर के समय में। तो ये अंग्रेजों के पहले आ चुके हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों के पहले आ चुके हैं। सोचिए 1605 में अकबर समाप्त हुए थे। ठीक है ना, तो उस समय टोडरमल थे, और जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1598 में चली है, और जब वो यहाँ पहुंची है, जब उसको पहले अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए मौका मिला है, वो सन 1613 में मिला है। तो आप तब तक अकबर जा चुके थे। ठीक है ना, 1613 में, जहांगीर के काल में। तो इसका मतलब है भूमि सुधार हमारा पहले से चल रहा था, ये आपको याद रखना है। तो यानी ये भी नहीं दिया, चलती फिरती तोपों का उपयोग नहीं किया, तंबाकू लाल मिर्च की खेती नहीं की, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। ठीक है, इसलिए मैंने रखा कि आपसे इसमें कई सारी बातें हो गई और कई चीजें हमने इसमें समझ ली, क्योंकि इसमें मध्यकाल से भी डायरेक्ट लिंकेज है। ठीक है ना, तो ये हमने करीब 15 के आसपास सवाल डिस्कस किए। 13-14 सवाल जो भी है इम्पोर्टेंट थे, ये हमने डिस्कस किए। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट सीरीज लाएंगे, और उसमें आगे हिस्ट्री के और सवाल हैं जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही है, नमस्कार।